नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप भी जो है सकुशल होंगे, क्योंकि गर्मी का दौर चला हुआ है। गर्मी से बच के रहें, सेफ्टी का पालन करें और छतों पे अपने छायादार जगह में पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखें ताकि आपका लाभ उनको हो। अब हम अपनी वीडियो को आरंभ करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है भारत में उपनिवेशिक काल। जो अध्याय हमारा चला हुआ था उसकी ये सीरीज में चौथी या पांचवी वीडियो है और हमने प्लासी के युद्ध तक हम पहुंच गए थे कि प्लासी के युद्ध के दौरान तक जो है अंग्रेजों का कैसे विस्तार हुआ। तो हम उससे आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली अपनी धूर्तता के कारण और फूट डालो राजनीति के कारण, अब उनको उस युद्ध का जो प्रतिफल जो के रूप में क्या मिला कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में से माना जाता था, उसका राजस्व एकत्रित करने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। जो क्लाइव थे उस समय के उनके सेनापति, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का स्वर्ग कहीं देखने को मिलेगा तो आप बंगाल में आइए। इतना उनके कहने का मतलब है कि इतना उस समय पे आर्थिक प्रगति और शान शौकत जो थी वो बंगाल की थी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अधिकतम कर वसूली वहां शुरू कर दी और उसका विकास के यानी कि वसूली कर दी तो ठीक है, चलो, लेकिन उसके बदले में उसको वहां डेवलपमेंट में भी तो खर्च करो राजस्व को। लेकिन वो डेवलपमेंट पे कम खर्च करते थे, जिससे जनमानस में विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगे। अब ये जो है, जो उन्होंने कहा धरती का स्वर्ग है, ये स्वर्ग से नरक की ओर, स्वर्ग से नरक की ओर चलने का सिलसिला चालू हो गया। उसी दौरान दो भीषण अकाल पड़े वहां पे 1770 से और 1772 के मध्य में। वहां पे 2 वर्षों का बड़ा भारी अकाल हुआ। सारी फसल चौपट हो गई, कोई भी एक दाना तक नहीं होके दिया। वो भुखमरी के कगार पे आ गए वहां के लोग। लेकिन कंपनियों के रत्ती भर भी दया धर्म नहीं आई और उन्होंने उस दौरान करों की उगाही और तेज कर दी और नगद के रूप में तेज कर दी। कृषकों ने कहा कि हमारा अन्न नहीं हुआ। उन्हें कहा चाहे हो या ना हो, भूमि की उपज का उच्च दर से ही नगद देना अनिवार्य होगा, जिसके कारण भयावह अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उस अकाल में 1/3 जनसंख्या, अनुमानत 1 करोड़ लोग मारे गए। तो पृथ्वी के स्वर्ग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे धार्मिक संदर्भ में जो स्वर्ग है, इस संदर्भ में एक आदर्श, समृद्ध और सुखमय स्थान को माना गया है। जैसे मैंने इसके बारे में बता दी, तो मैंने कहा कि वहां पे 1 करोड़ लोग लगभग जो 1/3 लोग जो थे वो काल के गाल में चले गए और उनके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उनकी क्रूरता निरंतर जारी रही और वास्तव में कंपनी ने अकाल के समय न तो कठोर कर प्राप्ति लक्ष्य बनाए वो तो रखे ही, अपितु भूमि के कर को भी बढ़ा दिया। ऐसी क्रूरता की निंदा बाद में न केवल भारतीयों ने की बल्कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी और विद्वानों ने भी की, जिसमें कौन कौन से थे? डिग्बी, जिन्हें शुरुआत में ही इस अध्याय के बात कही कि भाई यहां लूट चल रही थी। ब्रुक्स एडम्स ने जो अमेरिका का
था दादाबाई नौरोजी और रोमेश चंद्र दत्त। इन्होंने जो है इनकी काफी निंदा करी और अपने अखबारों में आर्टिकल लिखे और संगठनों का संगठन तैयार करे, किताबें लिखी किसी ने। तो ऐसी इसमें एक शताब्दी बाद, उदाहरण के लिए एक शताब्दी बाद ब्रिटिश अधिकारी W हंटर ने लिखा, जब 100 साल हो गए उसके बाद में हंटर ने लिखा कि जब देश प्रत्येक वर्ष एक पूर्ण अपव्यय में परिवर्तित हो गया, तब भी अंग्रेजों का शासन लगातार भूमि कर की मांग करता रहा और 1770 की दाहक ग्रीष्म ऋतु में लोग मरते रहे, कृषक अपने पशुओं को बेचते रहे, वे कृषि उपकरणों को बेचते रहे, वे अनाज के बीज खा गए। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को तब तक बेचता रहा तब तक उनके लिए कोई खरीदार नहीं बचा। वे वृक्षों की पत्तियां और खेतों की घास तक खा डाली। दिन रात भूख से व्याकुल और रोगग्रस्त दरिद्र जन नगरों की ओर नगरों की ओर उमड़ने लगे। वे गांव छोड़ दिए, अपने टान टंडे ठाके वो नगरों की तरफ भागने लगे पेट भरने के लिए। इस प्रकार की दुखद घटना, अकाल घटना संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में बार बार घटित होती रही। उदाहरण के लिए 1876 से 1878 में भीषण अकाल के मुख्य दक्षिण पठारी क्षेत्र में 8 लाख भारतीय काल के गाल में समा गए। ऐसा भयावह दृश्य उस समय से में चल रहा था और कोई सहूलियत नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि माल गुजारी की दर और बढ़ा देते थे। कहते थे नगद से ले, हमें कोई लेना देना नहीं, अकाल वकाल से हमें अपने कर से लेना देना है। और उस ऐसी भयावह स्थिति में भी यहाँ के बंदरगाहों पर अनाजों के गोदाम भरे रहते थे और ब्रिटेन के लिए जहाज से अनाजों का निर्यात किया जा रहा था, और जबकि यहाँ पे जो है भुखमरी की कगार पे थी। इन्होंने उसको अन्न को यहाँ से या तो गोदामों में दबा दिया या फिर यहाँ से निर्यात भारी जो है यहाँ निर्यात शुरू कर दिया और मुक्त बाजार छोड़ दिया, जिससे कीमतें बढ़ गईं। उस पर कोई कंट्रोल नहीं करा। संकट की गंभीरता की अपेक्षा करते हुए कुछ भारतीय व्यापारी मूल्य वृद्धि की आशा में अपने भंडार में रखते रहे, उन्हें दबा लिया और ऐसे कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया था। दूसरी ओर ब्रिटिश शासक जो है ब्रिटेन के निरंतर अनाज निर्यात करता रहा। अकाल के 3 वर्षों के दौरान केवल चावल ही प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन की मात्रा में निर्यात किया गया। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन की मुक्त जो कर बाजार प्रणाली थी, खुले बाजारों को खुला छोड़ दिया, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने दिया गया। उसमें भी अकाल की भयावहता की ओर बढ़ाया और भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटिन ने 1876 से 1878 में अकाल के समय यह आदेश जारी किया कि सरकार की ओर से अन्न का मूल्य घटाने के उद्देश्य से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये तो मार्केट के ऊपर है, हम कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि इसमें कीमतें घटाई जाएं। ये था शासनकाल उनका, जो स्वर्ग से नरक की ओर जा रहा था। भारत के बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बुजुर्ग भूख से तड़प रहे थे, करहा रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दया धर्म नहीं दिखाई। 1876 में जब भीषण अकाल चरम पर अवस्था में था, तो लिटिन ने, जो वो लिटिन था वायसराय, उसने दिल्ली में एक दरबार भव्य सजाया और जिसमें 68,000 अधिकारी, छत्रप और महाराजाओं के लिए 1 हफ्ते तक भोज चलता रहा। भोज सम्मिलित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल की संपूर्ण अवधि में घटित भीषण अकालों की सटीक संख्या तो लगभग 12 से 20 मानी जाती है,
लेकिन अकाल आयोग और अन्य प्रतिवेदनों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि भारत में जीवन हानि, यहाँ मानव शब्द प्रयुक्त है, लेकिन करोड़ों मवेशी भी मारे गए थे। कुल 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य रही जो मर गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मृतकों की संख्या के बराबर था। अकेले द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में जो अकाल से मरे वो लगभग बराबर थे। ब्रिटिश शासनकाल ने कुछ नगरों में अकाल राहत शिविर तो आरंभ किए दिखावे के लिए। अल्प संख्या में अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कुछ अधिकारियों का तो यहां तक मत था कि अकाल राहत जानबूझकर अत्यंत कम रखा गया। उदाहरण के लिए 1870-80 में अकाल आयोग की एक टिप्पणी लिखी जिसमें यह सिद्धांत कि अकाल के दौरान दरिद्र जन की सहायता की मांग करने के अधिकारी है, संभवतः यह विश्वास उत्पन्न करेगा कि वे परिस्थितियों में सहायता पाने के अधिकारी हैं। तो उन्हें टिप्पणी लिख रखी है, लेकिन कि भाई उनको यह महसूस हो कि भाई वो सहायता पाने की सरकार से अधिकारी है, और ये दिखाने के लिए उन्होंने थोड़े से अल्पकाल के लिए अल्प जो है वो जो है खोले गए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में अकालों का इतिहास हर काल में रहा है, जो सूखा, बाढ़, युद्ध, अभियानों और अन्य कारणों से उत्पन्न हुए, परंतु इतने व्यापक स्तर पर कभी नहीं। औपनिवेशिक काल में भारत, विशेषकर ग्रामीण भारत में गहन निर्धनता में डूब गया और वह कभी उभर ही नहीं पाया उस गरीबी से, कर्ज में डूबता चला गया, और ग्रामीण जो है वो उस मार से उभरने में भी नाकाम रहे। और उसके उलट भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ उस दौरान, उसमें क्या था कि भारत की संपदा का निकासी करनी शुरू कर दी। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का आधारशिला थी, और 1895 में अमेरिकी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक ब्रुक्स एडम्स ने उन्होंने लिखा कि प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद बंगाल में लूट लंदन पहुंचना आरंभ हुई। जो बंगाल में से लूट होती थी वो लंदन तक जाने लगी। उनका प्रभाव तत्क्षण अनुभव किया गया, क्योंकि सभी विद्वान इस तथ्य से सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ की तिथि 1760 है। संभवतः विश्व के इतिहास में किसी भी निवेश का उतना लाभ नहीं दिया जितना भारत के लूट से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा भाई औद्योगिक क्रांति तो 1760 से मानी जाती है, लेकिन उसमें जितना जो लोगों ने निवेश किया उसमें जितना लाभ वो नहीं कमा पाए, उससे ज्यादा तो भारत ने लूट से कमा लिया। दूसरी ओर एडम्स कहते हैं दूसरे शब्दों में कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जिसे भारी निवेश की आवश्यकता थी, आंशिक रूप से भारत से लूटी गई संपदा से संभव हो पाई। और ये जो है उन्होंने ये वाक्यांश अमेरिकी इतिहासकार बिल ड्यूरेंट से उद्धृत हैं। एडम्स और डिग्बी जैसे विद्वानों से प्रेरणा लेकर एक प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक दादा भाई नेरोजी जो थे, वो हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो हैं ब्रिटेन में, दो सदन हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन और एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है यूनाइटेड किंगडम की द्वितीय सदन का निर्वाचित निम्न सदन है, जो भारत की लोकसभा और इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन एक समान है। इस सदन के निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेरोजी, यानी कि अमेरिका के इंग्लैंड के जो है वो वहां जाकर सांसद बन गए, वो थे दादा भाई नेरोजी, पहले सांसद बने वहां पे। तो दादा भाई नेरोजी ने 1901 में पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत से निकासित धन का अनुमान प्राप्त किया। लगभग उसी समय एक इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
से में इसी प्रकार का अध्ययन किया। इस समस्त अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि उपनिवेशिक काल ने भारत से असंख्य अरब पाउंड की संपत्ति निष्कासित की। उन्होंने जो ये आंकड़े बताए वो उन्हीं के ब्रिटिशों के लोगों के द्वारा जो वहां आंकड़े प्रस्तुत करे गए थे, उन्हीं में से ही उन आंकड़ों को लेकर उन्होंने जुटाए और कहा कि भारत में जो है असंख्य अरब पाउंड की संपत्ति निष्कर्षित हुई। एक नवीनतम घटना उत्साह पटनायक द्वारा 1765 में से 1765 से 1938 तक की भारत की में अवधि में 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वर्तमान मूल्य का जो है धन निष्कासित हुआ। यह राशि वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 गुना है। यानी कि आज के समय के जो सकल उत्पाद है उसका 13वें गुना है। तो इस प्रकार से भारत से जो है आज की समय के अनुसार भी यह राशि जो आज के समय में 2023 में ब्रिटेन का सकल घरेलू जीडीपी थी उससे 13 गुना जो है उस समय पे 1765 से 1938 तक जो यहाँ से अवधि में जो धन निकासित कर ली थी। यह केवल करों के माध्यम से नहीं गया, ये नहीं भी टैक्स के माध्यम से गया, अपितु उपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारतीयों से रेलवे निर्माण, टेलीग्राफ नेटवर्क और युद्ध पर होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु भी वसूल किया गया। जो भी मतलब जो है जो रेलवे की जो है और टेलीग्राफ नेटवर्क और निर्माण के दौरान भी यहाँ से जो वसूली करी गई थी उसके द्वारा जो है यहाँ के जो ठेकेदार वगैरह जो भी काम कर रहे थे उनसे जो वसूली करी जा रही थी उनके माध्यम से गया। यह संपत्ति भारत में ही निवेशित होती तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक अत्यंत भिन्न रूप में का राष्ट्र होता। अगर ये भारत में ही ये जो है पैसे निवेश होते तो, लेकिन हुआ इसके उलट। जो उनकी श्रेष्ठ सत्ता को प्रदर्शित करता है, इसके विपरीत उपनिवेश को निम्न स्थिति की ओर, यानी कि उन्होंने प्रतीक चिन्हात्मक रूप से कई जो है प्रिंटिंग वो भी निकाले। तो उसमें जो है जो बहुत से जो लोग थे उन्होंने अपना सांकेतिक रूप से कार्टून वगैरह प्रिंट वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाई। उसमें भी जो है ये दर्शाया गया कि जो है ब्रिटिश जो सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए, श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए और उसके विपरीत जो उपनिवेशों को निम्न स्थिति में दर्शाने के लिए झुकी हुई मुद्रा का ध्यान में दें। तो क्या उपनिवेश में वास्तविक अपनी संपत्ति अर्पित की थी या उनको बलपूर्वक या छल से बल से ये जो है लिया जाता था डोनेशन के रूप में। भारतीयों की तपचाप का इतना गहरा रंग दिखाया गया है, बल्कि इसके विपरीत जो ब्रिटानी का वर्ण को बिल्कुल साफ गौण दिखाया गया है। उस समय गोरे और काले वाले स्थानिक श्रेष्ठों की धारणा को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रिंटिंग वगैरह वो दिखाई जाती थी। परिवर्तनशील परिदृश्य में उस दौरान जो परिवर्तनशील परिदृश्य हुआ उसमें क्या क्या स्थिति हुई। सबसे पहले तो क्या था जो उस दौरान परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे जो भारतीय जो स्वदेशी उद्योग थे उनका पतन कराना शुरू कर दिया। जो परंपरागत शासन संस्थाओं का विघटन कराया गया। जो परंपरागत शासन चलते थे, जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम की जो सभा होती थी, ग्राम का फैसला करते थे, उन पे लगाम लगानी शुरू करी। और जो भी छोटे मोटे ऐसे दरबार लगाते थे उनको खत्म करने की कोशिश जारी रखी, उनको पकड़ लिया गया, गैर कानूनी बताया गया उनका। और भारतीय शिक्षा आई, ये बातें तो आज भी जारी हैं। क्या हम अंग्रेजों को ही कह दें, आज भी कोई गांव में फैसला करवाने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं तालिबान फरमान कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका को मतलब नागवार गुजरता है। ऐसी पंचायतों को भाई अगर पंचायत के माध्यम से कोई अपना फैसला करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका को सुरते संज्ञान लेने लगती हैं। तो ऐसी अब समय में हो रहा, तो उस समय में वे कर रहे थे तो क्या
मतलब था, वह अतिशोक्ति नहीं। वे तो भारत तो उस समय पे उपनिवेश था, वे कर रहे थे तो उस दौरान तो ठीक है कि भाई वो तो करते ही। लेकिन आज के दौरान में क्या फर्क पड़ रहा भाई है, आज भी ये काम सिलसिला जारी है भाई। अगर कोई ग्राम स्तर पे या अपने स्तर पे कोई फैसला पंचायत लगा के फैसला करने की कोशिश कर रहा है और समाज को बांधने की कोशिश कर रहा है, तो वो आज के समय में उनको जो है गलत नजरों, संकीर्ण नजरों से अब भारत की अदालतें देखते हैं, क्योंकि उनको नागवार गुजरता है कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरी अदालत कैसे लगा लेगा। तो ये सिलसिला तो भाई ये रुकने वाला नहीं है, आज भी ये जारी है। तो भारतीय शिक्षा तंत्र का रूपांतरण किया गया, मकाले मॉडल लग गया और उनका पहला लक्ष्य था कि बाबूजी बनाओ यहाँ पे, और यहाँ के लिए जो है वो गोरे जो है तैयार करो, जो काले हैं उनको गोरे बनाओ यहाँ के लिए। साम्राज्यवादी विस्तार हेतु बुनियादी ढांचों में परिवर्तन किए गए। तो वो जो बुनियादी ढांचे में जैसे रेलवे हैं और जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने जो है इनको बदलने शुरू करे ताकि आसानी से माल इधर से उधर जा सके। तो विस्तार, तो इसमें हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्या परिवर्तनशील परिदृश्य हुआ उस दौरान में। विस्तार हो रहे उपनिवेशिक वादी शासन ने भारतीय जीवन में प्राय प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया, क्योंकि शासक यह मानते थे कि भारत को उनके श्रेष्ठ विचारों के अनुसार पुनः आकार दिया जाना चाहिए। तो ये तो जो भी कोई पूछता था मीडिया वाला और अब पूछता था, वो क्या कहते थे, भाई हम तो इनको श्रेष्ठ बनाने के उसमें हैं, हम जो है यहाँ के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, यहाँ के रहन सहन को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके के विचार रखते थे। लेकिन संक्षेप में उस पर कुछ डालें तो क्या क्या हैं, आइए। सबसे पहले जो था, भारत का जो पारंपरिक जो स्वदेशी उद्योग थे उनका पतन करने का रास्ता उन्होंने शुरू करा। उसमें क्या करा, एम्बोस्ड एक यहाँ की कला थी, वस्त्रों पर इस प्रकार की आकृति अंकित होना जो उभरी हुई स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे तो 18वीं शताब्दी से पूर्व भारत अपने उत्पादन कौशल के लिए प्रसिद्ध था, विशेषकर वस्त्रों के क्षेत्र में। सूती वस्त्रों के क्षेत्र में कौन कौन से, सूती, रेशमी, ऊनी, जूट के, भांग के रेशे से बने हुए और नारियल रेशा से बने हुए जो थे वे मुख्य थे। विशेषकर भारतीय सूती कपड़ा, जिन पर समृद्ध और बारीक डिजाइन, चमकीले रंग और अत्यंत पतली मलमल जैसी गहरी उभरे हुए जो थे उभार लिए हुए वस्त्रों की डिजाइनिंग करी जाती थी और विश्व के अनेक भागों में इनकी बड़ी डिमांड हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश भारत ने जो नीति, जो उस समय की जो ब्रिटिश नीति ने क्या करा, भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में तो भारी, जैसे आज के समय में वो कह रहा है ना, कौन बोला, ट्रंप, मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने उस पर भारी टैरिफ लगा दिए, जबकि भारत को ब्रिटिश से निर्मित वस्तुएं अत्यंत कम करों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया। वस्तुएं बहुत कम करों के साथ में स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रिटेन ने समुद्री व्यापार तथा विभिन्न विनिमय दरों को नियंत्रण जो स्थापित कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों को पहले की भांति निर्यात बहुत ही कठिन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया और 19वीं शताब्दी में भारत का वस्त्र निर्यात तीव्रता से घटा और ब्रिटेन से भारत में आयात भी तीव्रता से बढ़ा। यानी कि भारत से जो निर्यात जाने वाला था, जो भारतीय उद्योगों का निर्यात जाने वाला था, उन्होंने इस प्रकार से पॉलिसी घुमाई, दुनिया भर के कर लगा दिए, तो भारत का निर्यात तो बड़ा मुश्किल हो गया और उसके उलट यहाँ आयात जो है तीव्रता से बढ़ने लगा। और इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो वस्त्र उद्योग था उसके यहाँ के महंगे दाम हो गए, उन पे और टैक्स लगा दिया और मजबूरी में उन्हें बेचना, और जो वहां से माल आता तैयार होकर ब्रिटेन से वो सस्ता हो गया। तो उससे जो है 19वीं शताब्दी में
भारत में वस्त्र निर्यात तीव्रता से घटा और ब्रिटेन से जो है आयात की तीव्रता से बढ़ती हुई। कुशल कारीगरों के समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिल्पों के निपुण थे निर्धनता की ओर धकेल गए, और जो यहाँ के जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर जो थे जिस काम को करते थे उनके दाल रोटी की भी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई और वे उनकी आजीविका जो है निर्धनता में धकेल गई। उन्हें अधिक कर वाले कृषि क्षेत्रों में जीविका के लिए लौटने को विवश होना पड़ा। 1934 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था कि सूती बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों का विरंजन कर रही हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय जो बुनकर हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो भारत के मैदानों में विरंजन कर रही हैं। जो है विरंजन को कहना रंगाई का काम जो हो रहा है वो भारतीय अस्थियां के जो बुनकर हैं वो भारत के मैदानों की रंगाई करने में लगे हुए हैं। लील की खेती उनसे करवाते। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में भारत के लोहा, स्टील, कागज और अन्य उत्पादों की में भी उत्पन्न हुआ। उपनिवेशिक काल के दौरान विश्व का सकेलू जीडीपी जो है भारत की भागीदारी निरंतरता से घटती चली गई और स्वतंत्रता के समय यह घटकर मात्र 5% ही रह गई। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 5% रह गई। 2 शताब्दी से भी कम समय में भारत समृद्ध भूभागों में से था, अब सबसे निर्धन भूभाग बन गया। यानी कि जो था जो 2 शताब्दी जो पहले जो है इस प्रकार की 2 शताब्दी से भी कम समय में जो भारत का जो भूभाग समृद्ध हुआ करते थे आज वे देशों में भी निर्धनता एक जो है बन के रह गए। परंपरागत जो शासन था उन संरचनाओं का विघटन किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण में जो है पूर्व भारत में स्थानीय जो सब शासन की सुव्यवस्थित प्रणाली विद्यमान थी वो कौन कौन सी थी। ग्राम पंचायत समुदायों का कार्य का संचालन करती थी, विवादों का निवारण करती थी, सिंचाई की जो व्यवस्था थी, सड़कों का निर्माण जैसी जो सार्वजनिक कार्य जो किया करती थी वो ग्राम पंचायतें जो होती थी वो मिलजुल के श्रमदान करा के वो कर लेते थे सड़क वड़क बनाने का काम। क्षेत्रीय राज्य दशकों और शताब्दियों से विकसित जटिल प्रशासनिक संरचनाएं बनाए रखने जो स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुरूप ढली हुई थी। 1830 के दशक में कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने यह प्रणाली उनकी क्षमता का वर्णन करते हुए उन्होंने कथन कहा था कि जो है ग्राम समुदाय लघु गणराज्य का सदस्य है। उन्हें प्राय सब कुछ होता है जो उनकी आवश्यकता होती है और वे वहां बने रहते हैं। जहां अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, एक के बाद एक राजवंश समाप्त हो जाते हैं, क्रांति के पश्चात पुनः क्रांति होती है, किंतु ग्राम समुदाय यथावत बना रहता है। ग्राम समुदायों की यह संगठित अवस्था जहां प्रत्येक समुदाय अपने में एक लघु राज्य के रूप में कार्य करता है भारत की संपदा के संरक्षण में किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा अधिक सहायक रही है। उन्होंने कहा भी ग्राम व्यवस्था जो है, ग्राम पंचायत जो है वो राजवंश के राजवंश नष्ट हो जाते हैं, हो गए, लेकिन ये भारत की जो ये व्यवस्था है ये निरंतरता बनाए हुए थी और इन्होंने जो है प्रत्येक समुदाय एक छोटे से राज्य की तरह काम करता था और ये जो है भारत के जो है जन संरक्षण में जो है बहुत अधिक सहायक रही। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश काल ने इन देशी शासन प्रणाली को क्रमबद्ध रूप से नष्ट किया और उसके स्थान पर एक केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित करी। उन्होंने जो ये नष्ट कर दी और एक केंद्रीकृत स्थापित करी। उनका मुख्य उद्देश्य था कर संग्रह विधि व्यवस्था बनाए रखना, न कि जन भागीदारी को बढ़ावा देना। यह जो परिवर्तन ने समुदाय आधारित निर्णय निर्माण की जो शताब्दियों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा भाई इनके फैसले हम मानेंगे नहीं, और जिन्होंने भी ऐसे फैसले करने की कोशिश करी हमको पकड़ कर ले जाएंगे, थाने बंद कर देंगे। ये कौन होते हैं अदालतें लगाने वाले? जब हमने अदालतें बना दी तो फैसले अदालतें करेंगी। ये इनकी अदालत कहाँ से? वही सेम भाषा बोलने जो हम इस समय भारत की अदालतें बोलती हैं, ये उन्हीं के। अब बताओ मैं क्या कहूँ, क्योंकि गुस्सा आता है। तो मतलब जो शब्दावली उस समय पे अंग्रेज बोलते थे वही आज ही बोलते हैं अदालतें। तो भाई कि भाई हम हैं तो फिर तुम कौन होते हो फैसला करने वाले?
तो इस प्रकार से जो कानून बना दिए गए उस समय पे, जो जन समुदाय आधार निर्णय शताब्दी पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश कानून संहिता स्थापना से उन प्रथागत विधियों और परंपराओं की उपेक्षा जो पीढ़ियों से भारतीय समुदाय में संचालित होती थी, नया कोडिफिकेशन, नए एक्ट बनाने शुरू कर दिए। और जब वो नए एक्ट आ गए तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो गए, उसमें उनको स्थान ही नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से जो इसे आधुनिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया, वास्तव में यह एक सोच, यह एक उनकी चाल थी और ऐसा ढांचा विदेशी ढांचा था जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था और उसने सामान्य जनमानस को न्यायिक व्यवस्था के से विमुख कर दिया और न्यायालय महंगे होते थे, अधिक समय लेते थे और एक विदेशी भाषा से ही संचालित होने वाले बन गए। आज भी यही है भाई, एक ही अंग्रेजी, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्टों में चले जाओ, कुछ राज्यों में तो है जो अपनी भाषा का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ केवल अंग्रेजी बोलने वाला आदमी चाहिए, अंग्रेजी सुनने वाले आदमी, उनके कान ही अंग्रेजी हैं। अरे भाई, जब देश की संसद में जो है किसी भी भाषा में आदमी बहस कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, वो कान में लगा के उपकरण से उनकी सुन सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सुन सकते भाई? उनके अजीब कान है, वो सुनते नहीं है किसी की और भाषा को। सेम ऐसे ही हो रहा है और उनको जो है न्यायालय की एक भाषा, विदेशी भाषा रख दी गई। बताओ उस दौरान उन पे वहां के स्थानीय लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था भाई कि कटर पिटर कर रहे हैं। आज भी वही स्थिति है? तो जो है वो महंगे हो गए, तारीख पे तारीख उन्हें मिलती रही। जो ग्राम पंचायतों में एक दिन में फैसला हो जाता था, सारी तथ्यों को बारीकी सुना जाता था, वो उसके लिए उनके कोर्टों के चक्कर काटने उन्होंने शुरू कर दिए। तो इससे क्या था कि जो भारत की जो परंपरागत जो पंच परमेश्वर की थी वो उन्होंने खत्म कर दी। अगला क्या था खत्म करने का? भारतीय शिक्षा तंत्र का रूपांतरण किया, भूरे अंग्रेज तैयार करने शुरू कर दिए। तो ये जो है शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण बन गई और जिसे ऐसे भारतीयों का वर्ग निर्मित किया, वो जो भूरे अंग्रेज तैयार करे गए थे वो आज तक भारत के लिए काल बने हुए हैं। उनकी मानसिकता ऐसी होगी, उन्होंने जातिगत जहर घोल रखे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आज बैठे हुए हैं और वो आज भी जहर घोलने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की जो मानसिकता उन्होंने तैयार कर दी, वो अपने आप को अत्तेखा समझने लगे। वो कहें उनके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि तुम्हारे साथ बड़ा शोषण हुआ है। और वो जो है आज के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आज भी बदला लेने की उनकी मानसिकता खत्म नहीं हो रही। हमारे बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा करा था तो हम जो है तो कुछ भी नहीं कर रहे इनके साथ में। तो भाई ये जो मानसिकता है यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर भी है, जो आज नौकरी जो पाए हुए सत्ता में बैठे उनके अंदर भी यही मानसिकता घुसी हुई है जो उस अंग्रेजों ने उस दौरान को छेड़ दी। शिक्षा का एक प्रभावशाली उपकरण बन गए और ऐसे भारतीयों का वर्ग निर्मित किया गया जो ब्रिटिश हितों का सेवा करें। पूर्ववर्ती शताब्दियों में भारत में विविध शिक्षण परंपरागत चलती थी। कौन कौन सी थी? पाठशालाएं होती थी, मदरसे, विहार, अनेक प्रकार के जो है शिष्य प्रशिक्षण प्रणाली होती थी। इन संस्थाओं द्वारा न केवल, आज भी ऐसे ही है कि भाई अब ये जो संसद से जो कानून बनने लगे उनको मान्यता नहीं देने, कहने लगे तेरी डिग्री फर्जी है, तेरा तो सर्टिफिकेट फर्जी है। अब भाई आज जब देश की आज़ादी प्राप्त होगी, जब आज की जो है ये भारत की जो व्यवस्था है ये जो है उनको मान्यता नहीं दे रही, बल्कि इस सरकार में तो गुरु चेला परंपरा जो बनी हुई है उनको मान्यता देने के लिए सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया कौशल विकास के माध्यम से, भाई गुरु शिष्य परंपरा को। तो आज के समय में तो थोड़ा ये सरकार ने कोशिश करी है, लेकिन उससे पहले क्या था? तू तो फर्जी है, तेरी डिग्री तो फर्जी है, तुझे सर्टिफिकेट दिखा। अरे भाई अब किसी पे कंप्यूटर चलाना आ गया या कुछ उसने और कौशल ग्रहण, ठप्पा दिखा, तो ठप्पा कहाँ से लाया भाई? वो भाई कौशलता से कोई लेना देना नहीं है। पहले कौशलता से लेना देना था, जिसके पास कौशल थी उसके प्रत्यक्ष को आरसी क्या। तो आज भी स्थिति वही है, बदली कुछ नहीं है, मानसिकता वही बदली वो नहीं, वो मतलब जो चलती आ रही है। कुछ सरकार कोशिश भी करती है तो उनको कहते हैं तो राजनीतिक सत्ता का भगवाकरण कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उन पर विद्रोह शुरू कर देते हैं। वही काले भूरे मानसिकता वाले जो हैं, जो उन अंग्रेजों पे जो बैठा हुए, तो उनकी जो पीढ़ी के आज पिट्ठू जो हैं आज भी उनका नमक पानी जो है वो कर अदा करने में लगे हुए हैं। जो तो उस समय पे क्या था, उस प्रणाली में इन संस्थाओं को द्वारा न केवल व्यवहारिक ज्ञान अपितु संस्कार
सांस्कृतिक मूल्य और परंपराओं का भी प्रसारण होता था। यहाँ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रतिवेदन ने भारत में लाखों ग्राम्य विद्यालयों का उल्लेख था। ये विद्यालय बंगाल, बिहार में 1830 से लगभग जो है 1 लाख से 1.5 लाख विद्यालय थे, जहाँ युवा मूल निवासियों को जो है बहुत कम पैसे में, जो फीस में ही अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से पढ़ाना, लिखाना, अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 1935 में भारत में शिक्षा के इतिहास में तीव्र मोड़ आया, जब ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस बी मैकाले ने प्रतिष्ठित मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन प्रस्तुत किया। यद्यपि इसमें उन्हें स्वीकार करने के लिए उन्हें संस्कृत और अरबी का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि भारत यूरोपीय ज्ञान भारत की समस्त देशी साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि जो उनके ना तो अंग्रेजी का, उन्हें संस्कृत का ज्ञान था और ना यहाँ की अरबी भाषा का ज्ञान था, उसके बावजूद भी यहाँ सेख ही मारने लगे कि आपसे हमारा साहित्य जो है आपसे उच्च कोटि के दर्जे का है, कहीं श्रेष्ठ है। तो मैंने भी प्राच्यवादी को ऐसा नहीं पाया, और जो यह स्वीकार करे कि अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय में मात्र एक शेल्फ भारत के अरब या संपूर्ण देशज साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है, किंतु उनके अनुसार भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रंग और रक्त और रंग से तो भारतीय हों, परंतु स्वाद और विचार नैतिकता से वो उनकी बुद्धि अंग्रेजी हो जाए। तो उन्होंने जो है ऐसा सिस्टम, आज भी ऐसे ही है। अगर कोई भी PhD स्कॉलर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो भारत की जो हमारे साहित्यों से जो उदाहरण निकाल के लाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखता। जो उसका जो गाइड जो बैठा रहता है उसके सिर पे, वो उनको नकार देता है, फाड़ कर फेंक दे इसको। अरे बाहर से कोई जो है इंग्लैंड का, अमेरिका का कोई जो राइटर है उसकी बुकों को आप रेफरेंस दें, बताओ साहब। वो यानी कि वो उनको तो उनकी सेखी को तो वो उसमें प्रभुत्वता से जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भारतीय जितने भी पुराने गौरव हैं उनको वो झुटलाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये बेकार की बातें हैं। आप कुछ और यूनिवर्सिटियों का जो है आप जो है साइटेशन दें, तो बताओ आज भी जारी है, क्योंकि वो मानसिकता बिगड़ नहीं रही, टूट नहीं रही। कितनी आप कोशिश कर लें, उनकी मानसिकता खत्म नहीं होकर दे रही। तो मैंने भी अपने इस दौरान, अपने रिसर्च के दौरान ये काफ़ी महसूस करने की कोशिश करी, और जब मैंने यूनिवर्सिटियों में देखा ये ढल रहा है, ये चल रहा आज भी, मैंने कईयों से कहने की कोशिश करी, उन प्रोफेसरों से, उनके वो चीखने गड़े थे, उनको समझ में नहीं आता। बताओ, अरे नहीं उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता, ये नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता भाई? जब हमारे यहाँ से सारा कुछ ज्ञान निकला है, उनको ज्ञानी हो गए भाई। उनको ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा? कहीं से तो हुआ होगा। तो अब उनको सामने वो रखते हैं कि भाई इनके तो साहित्य से यहाँ से ज्ञान हुआ, तो उनके घिग्गी बिल्ली में घुग्गू मुग्गू हो जाते हैं। तो भाई ये जो है सिस्टम ऐसे चलता रहा। प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो प्राय एक अप्रचलित शब्द जिसका प्रयोग पश्चिम एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक के क्षेत्र विद्वान में होता था। भारत के प्राच्यवादी प्राय संस्कृत, पाली, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान होते थे। अब उन्हें भारतविद कहा जाता है। अब उनको भारतविद कहा जाता था। उस समय पे वे प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट उनको बोलते थे। इस प्रकार ब्रिटिश प्राच्यवादी यह तर्क देते रहे कि भारतीय विद्यार्थियों को उनकी भाषा में अध्ययन करना चाहिए, किंतु मैकाले की नीति ने प्रभावशाली, यद्यपि ब्रिटिश प्राच्यवादी यह तर्क देते रहे कि भारतीय विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में अध्ययन करने दिया जाना चाहिए, किंतु मैकाले की नीति ये प्रभावशाली सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप पारंपरिक भारतीय विद्यालय धीरे धीरे लुप्त होते चले गए, इंग्लिश मीडियम चालू हो गए। जो भारत के जो थे वो आज भी यही है, माँ बापों के दिमाग में फतूर घुसा हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे क्या ज्ञान मिलेगा वहाँ से? कोई ईसाई बन के निकल रहा है, कोई कुछ बन के निकल रहा है, इंग्लिश मीडियम में भाग रहे हैं। भाई हमारे जो अब सरकार को कोशिश करती है मातृभाषा में किए है गंवार बनाने के लिए कर रहे हैं। तो भाई जब यहाँ के लोगों की मानसिकता खत्म ही नहीं होके दे रही,
तो क्या करें। तो वो ऐसे बीज बो गए, उसके परिणाम स्वरूप क्या था, भारतीय विद्यालय लुप्त होते चले गए, क्योंकि यह औपनिवेशिक शासकों से जुड़ी हुई थी। इसलिए भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षित अभिजनों और सामान्य जनों के बीच में एक स्थायी विभाजन उत्पन्न हो गया। यानी कि वो जो अपने आप को, जो अंग्रेजी शिक्षित थे, अपने जनों को अभिजन्य वर्ग समझने लगे और सामान्य जनों के बीच में खाई उत्पन्न हो गई। जो अंग्रेजी बोलता उसे विद्वान मानने लगे, जो संस्कृत बोलता उसे गंवार मानने लगे। ये धारणा जो बदल होती चलेगी। तो जो है नवीन शिक्षा प्रणाली ने औपनिवेशिक शासन के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की। इससे भारतीयों में लिपिक कनिष्ठ कर्मचारी का ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो प्रशासन में तो निचले स्तर की सेवाओं में ब्रिटिश कर्मचारियों की तुलना में अत्यंत कम वेतन पर निभा सके, लेकिन साथ ही यह प्रणाली पारंपरिक ज्ञान अधिकार के स्रोतों में भी हाशिए पर ले गई और उसमें पीढ़ी जो थी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत से कटते चले गए। तो इस प्रकार से कटते चले गए भारत की विरासत से। तो अब जो है, जो इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि विषय ज़्यादा हो गया। साम्राज्यवादी जो बुनियादी ढांचे की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में समझाएंगे। इस इतने ही कि भाई उस दौरान क्या क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि एक तो जो पलासी के युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों के हाथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ गया, तो वहाँ पे जो उस समय पे वो लॉर्ड क्लाइव जो था, वो सेनापति था, वो कहता है कि भाई भारत जो है, बंगाल जो है स्वर्ग है, वो स्वर्ग से नरक में बदलने लगा, वहाँ अकाल पड़ने लगे। और अकाल के दौरान जो है उन्होंने बिल्कुल भी रहम नहीं करा और बल्कि रेट और बढ़ा दिए और उनसे नगद जो है वो कर वसूली करने लगे। किसान की कमर टूट गई। अकाल की स्थिति में भारत में करीब 5 करोड़ के करीब जो है लोग जो अकाल में मर गए। जो उसमें जो है कई बार अकाल हुआ, दक्षिण में हुआ 1800 ईस्वी में। उसके बाद में भारत की से संपत्ता का दोहन, निकासी होने लगी यहाँ से। उसके बारे में डिग्बी, ब्रुक्स, एडम्स, रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी जो थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है वहाँ के पहले भारतीय थे जो मेंबर बने। उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ उसका उपनिवेशिक काल का, तो क्या हुआ, भारतीय उद्योग जो नष्ट हो गए, उन पर टैक्स की मार दुनिया भर की कर दी, मकर जाल कर दिया। और उनके जो बड़े लाजवाब जो वो थे वो जो है प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए, निर्यात होने कम हो गए। और उनके जो रेट जब ज़्यादा होते तो यहाँ के लोग भी नहीं खरीदते क्योंकि उनके मुकाबले में सस्ते जो दरों के वस्त्र आ गए। तो उसमें जो है वो अपने परंपरागत जो है उनको छोड़ के खेती क्यारी में खेतिहर मजदूर बन गए। और दूसरा क्या करा कि यहाँ पे जब कोर्ट को स्थापित कर दिया तो जितनी भी और अदालत लगती थी वो गैर कानूनी बता दी गई और जो भी उन अदालतों को फैसला करता उन्हें पकड़ कर ले जाते, जेल में डाल देते थे। तो वो जो पंच परमेश्वर वाली जो प्रणाली थी वो खत्म कर दी उन्होंने और कहा कि भाई हमने अदालत बना दिया तो आप यहाँ मुकदमे की सुनवाई आप करें, आप कौन होते हैं, जज हैं आप जो है। तो उनको जो धुतकारते फटकारते, आज भी ये मानसिकता खत्म नहीं हो रही। भारत में जो कोई फैसला करता है तो भी अदालतें उनको धुतकारती हैं, हमें फैसला करने वाले, तू कौन होता। तो भारतीय शिक्षा ये बीज जो है आज भी जारी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय शिक्षा तंत्र का रूपांतरण हो गया। वो जो यहाँ के जो है यहाँ के लिए गोरे बनाने शुरू कर दिए, यहीं के लोग जो है वो जो है उनके मानसिक रूप से उनको अंग्रेज बना दिया गया। वो जो भारत की संस्कृति से कटे हुए थे उन्हें ना तो संस्कृत का ज्ञान था ना यहाँ की संस्कृति का ज्ञान रहा। वो जो है यहाँ पे ऊंच नीच की बातें करते और बेमतलब के जो जहर बोते, और वो आज वो किताब लिखते उल्टी सीधी, और वो किताब जो है आज भी बड़ी प्रसिद्ध है। उनको पढ़ पढ़ के हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी बुद्धि खराब हो रही है और यूनिवर्सिटी तक भारत में जहर फैला हुआ है, आज भी ये जारी है। तो भाई उनकी जो बोए हुए बीज आज तक कटने में नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से जो है अब साम्राज्यवादी विस्तार के तो बुनियादी ढांचे में जो उन्होंने परिवर्तन करा, इसको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखें, समझे, अपने आप को महसूस करें कि उस स्थिति में क्या हुआ होगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।